नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इंडिया ब्लॉक के कई सांसदों ने अगस्त 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तत्कालीन सीजेआई बी.आर. गवई को अलग अलग चिट्ठियां लिखकर शिकायत की थी। इन चिट्ठियों में कहा गया कि जस्टिस स्वामीनाथन ब्राह्मण समुदाय के वकीलों को तरजीह देते हैं और राइट विंग विचारधारा से जुड़े अधिवक्ताओं को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। सांसदों ने आरोप लगाया कि यह आचरण गंभीर कदाचार है और इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सेक्युलर चरित्र प्रभावित होता है। विपक्ष ने कहा कि जज के आदेशों में विचारधारात्मक झुकाव साफ दिखता है, खासकर उन मामलों में जहां अल्पसंख्यकों के अधिकार और संवैधानिक सुरक्षा का सवाल होता है। हाल ही में ध्यान जस्टिस स्वामीनाथन पर तब गया जब उन्होंने मदुरई के तिरुपरकुंद्रम मंदिर में दीप स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम जलाने का आदेश दिया था, जो एक दरगाह के पास स्थित है। चिट्ठियों में यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने करूर के एक मंदिर में अन्नदान और अंग प्रदक्षिणा यानी केले के पत्तों पर लौटने की प्रथा जैसी परंपराएं जारी रखने की अनुमति दी, जबकि इससे पहले डिवीजन बेंच इसे अमानवीय और प्रतिबंधित कर चुकी थी। सांसदों का कहना है कि ऐसी घटनाएं न्यायपालिका की निष्पक्ष छवि पर सवाल खड़े करती हैं और आम लोगों के भरोसे को चोट पहुंचाती हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि लोकसभा में बुधवार को अपनी बात रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह बहुत नर्वस नजर आए तथा उन्होंने बहस की चुनौती पर कोई जवाब नहीं दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ये पूरे देश ने देखा कि अमित शाह मानसिक रूप से बहुत दबाव में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल लोकसभा में दिए गए भाषण पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि पहले हमने चुनाव आयोग से संपर्क किया, लेकिन वहां से कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद हमें सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लोकसभा में बहस का स्तर इस हद तक गिर जाएगा। मुझे लगता है कि बहस की वो बुनियाद ही गायब है जो समग्र रूप से होनी चाहिए थी। कल लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और उन्होंने चुनावी सुधारों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेताओं को ही घसीटा। वो विषय से भटक रहे थे और गोलमोल बातें कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कई असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया, जिससे स्पष्ट होता है कि चुनावी सुधारों पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। पीएम मोदी ने लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि अमित शाह ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के झूठ पूरी तरह बेनकाब कर दिए। प्रधानमंत्री ने शाह के 90 मिनट लंबे भाषण को बेहतरीन और उत्कृष्ट बताया। यह भाषण चुनावी सुधारों पर चल रही बहस के दौरान दिया गया था, जिसमें विपक्ष और सरकार के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। मोदी ने कहा कि शाह ने तथ्यों के साथ जवाब दिया और पूरे मुद्दे को स्पष्ट किया। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। गुरुवार को बीजेपी के हिमाचल प्रदेश से सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में ई सिगरेट का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में ई सिगरेट बैन है, लेकिन कई दिनों से टीएमसी के सांसद सदन में बैठकर ई सिगरेट पी रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहा कि देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी हैं, क्या सदन में आपने अलाउ कर दिया है? इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, जिसके बाद अनुराग ठाकुर ने हाथ से इशारा करते हुए कहा कि सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं। टीएमसी के सांसद कई दिनों से लगातार बैठकर पी रहे हैं सर, आप चेक करवाइए। पीएम मोदी ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी सीआईसी में होने वाली बड़ी नियुक्तियों को अंतिम रूप देने के लिए एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। हालांकि बैठक में क्या हुआ इसका आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कुछ नामों पर राहुल गांधी ने असहमति जताते हुए एक डिसेंट नोट दिया है। बैठक में करीब 1.5 घंटे से ज्यादा चली, क्योंकि पैनल को कई महत्वपूर्ण पदों पर फैसला लेना था, जैसे नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी चीफ की नियुक्ति और 8 सूचना आयुक्तों के नाम तय करने थे। पैनल ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में खाली पड़े विजिलेंस कमिश्नर के पदों के लिए भी संभावित नामों पर चर्चा की। ये बैठक ऐसे वक्त हुई जब लोकसभा में चुनावी सुधारों पर बहस जारी है। चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि मैं उस कमरे में बैठा होता हूं, पर मेरी आवाज नहीं सुनी जाती। एक तरफ पीएम मोदी और अमित शाह, दूसरी तरफ विपक्ष का नेता, जो वो तय करते हैं वही होता है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सूचना आयुक्तों और विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति पर हुई बैठक में राहुल गांधी ने अपना असहमति पत्र यानी डिसेंट नोट दर्ज किया। साथ ही कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई शॉर्ट लिस्ट में एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के नाम बेहद कम हैं।
सूत्रों के अनुसार राहुल ने कई हफ्ते पहले ही सरकार से उम्मीदवारों की जाति आधारित जानकारी मांगी थी। ये जानकारी उन्हें बुधवार को दी गई। इसमें पता चला कि कुल आवेदकों में सिर्फ 7% लोग ही पिछड़े समुदायों से थे और शॉर्ट लिस्ट में भी सिर्फ एक नाम ही ऐसी श्रेणी से था। राहुल ने इस बात पर आपत्ति दर्ज की। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार आरटीआई कानून को कमजोर कर रही है और कुछ शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों का पहले के पदों पर पारदर्शिता का रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में नियुक्तियों के दौरान SC, ST, OBC, EBC और अल्पसंख्यक समुदायों को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि ऐसे चयन पैनलों में जहां प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री होते हैं, विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाती। वो ये बात चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में कह रहे थे। 6 दिसंबर को गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित बिर्च बाय रोमियो नाइट क्लब में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया था। इस घटना में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। हादसे के बाद क्लब के मालिकों लूथरा ब्रदर्स मुख्य आरोपी बनाया गया। अब दोनों थाईलैंड के मशहूर शहर फुकेट में हिरासत में लिए गए हैं। गोवा पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जाएगी। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने एक प्रेस बयान में कहा कि वो अपनी सेवाओं को लगातार बेहतर कर रही है और हर दिन अपने ऑपरेशन को मजबूत बना रही है। इंडिगो के मुताबिक अब कंपनी 1900 से ज्यादा उड़ानें रोज संचालित कर रही है, जो उसके नेटवर्क के 138 शहरों और गंतव्यों को बिना रुकावट जोड़ती हैं। एयरलाइन ने दावा किया कि ऑपरेशन में सुधार की वजह से उसकी कुशलता काफी बढ़ी है और ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी समय पर उड़ानें एक बार फिर उद्योग के टॉप लेवल पर पहुंच गई है। कंपनी का कहना है कि यात्रियों को बेहतर, तेज और भरोसेमंद सेवा देने की दिशा में उसका प्रयास लगातार जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि देश में ऐसा कोई ठोस राष्ट्रीय डेटा उपलब्ध नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से ही मौतें या बीमारियां हो रही हैं। ये बयान उस समय आया है जब भारत के कई बड़े शहरों, खासकर दिल्ली और NCR में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है और लोग साफ हवा की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। सरकार की यह बात कई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों से बिल्कुल अलग है। पिछले साल द लांसेट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया था कि भारत में लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से हर साल करीब 15 लाख अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। अगर हवा WHO के सुरक्षित स्तर पर होती तो ये मौतें न होती। भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में की गई स्ट्राइक की कड़ी निंदा की। भारत ने कहा कि इन हमलों में महिलाएं, बच्चे और स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ी मारे गए और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है। बता दें, हाल ही में तालिबान और पाकिस्तानी बलों के बीच सीमा पर फिर से झड़पें हुई, जबकि दोनों पक्षों ने 2 महीने पहले सीज फायर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों तरफ से एक दूसरे पर शांति तोड़ने का आरोप लगा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि भारत पाकिस्तान के ट्रेड और ट्रांजिट आतंकवाद से गंभीर रूप से चिंतित है। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान द्वारा बार बार सीमा बंद करने की आलोचना की और कहा कि यह WTO नियमों का उल्लंघन है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कुछ दिन पहले संकेत दिया था कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान मिलकर एक नया त्रिपक्षीय ग्रुप बना सकते हैं। अब बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा है कि भारत को छोड़कर पाकिस्तान के साथ किसी क्षेत्रीय समूह में शामिल होना बांग्लादेश के लिए रणनीतिक तौर पर संभव है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि नेपाल या भूटान के लिए यह बिल्कुल संभव नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई ग्रुप बनाएं जिसमें भारत शामिल ना हो। यह बयान तब आया है जब इशाक डार दावा कर चुके हैं कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान का नया त्रिपक्षीय ग्रुप बनना शुरू हो गया है और इसमें आगे चलकर और भी देश शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक योजना शुरू की है जिसमें कम से कम $10 लाख का भुगतान करने वाले संपन्न विदेशियों को अमेरिकी वीजा दिए जाएंगे। ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा, ये कार्ड खरीदारों को सभी योग्य और सत्यापित लोगों के लिए नागरिकता का सीधा रास्ता देगा। बहुत रोमांचक, हमारी महान अमेरिकी कंपनियां अब अपने अनमोल टैलेंट को रख सकेंगी। ट्रंप गोल्ड कार्ड की घोषणा इसी साल की शुरुआत में की गई थी। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार ये एक अमेरिकी वीजा है जो उन लोगों को दिया जाता है जो ये साबित कर सकें कि वो देश को महत्वपूर्ण लाभ देंगे। ये ऐसे समय में आया है जब वॉशिंगटन अपनी इमिग्रेशन सख्ती बढ़ा रहा है, जिसमें वर्क वीजा फीस बढ़ाना और बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को निर्वासित करना शामिल है। गोल्ड कार्ड योजना रिकॉर्ड समय में अमेरिकी नागरिकता देने का वादा करती है और इसके लिए $10 लाख की फीस देनी होगी। कर्मचारियों को स्पॉन्सर करने वाले बिजनेस को $20 लाख के साथ अतिरिक्त फीस भी देनी होगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास एक तेल टैंकर जब्त कर लिया है। यह कदम वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार पर दबाव बढ़ाने की अमेरिका की नई कोशिश माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन लंबे समय से मादुरो पर कड़ा रुख अपनाए हुए है। अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म यानी ड्रग्स और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के आरोप लगाए हैं और यह कार्रवाई उसी दबाव अभियान का नया हिस्सा है। अमेरिका का साफ कहना है कि जब तक मादुरो पद नहीं छोड़ते और वेनेजुएला में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं होती तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मुकाबला 11 दिसंबर यानी आज खेला जाएगा। न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा ये मैच भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। मैच का टॉस आधा घंटे पहले यानी 6:30 बजे कराया जाएगा। भारत ने पहले मुकाबले में 101 रनों से रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए सीरीज में शुरुआती बढ़त बना ली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.